तो देखिए, ये बात तो जरूर है कि इस बार बीजेपी के तमाम नेताओं का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग है। भवानीपुर सीट पर भी मतदान हो रहा है, जहां से हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। कोलकाता की सभी शहरी सीटों पर भी आज ही वोटिंग है। नॉर्थ और साउथ 24 परगना में भी आज मतदान हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम दा, शुरुआत आपसे करते हैं। 2021 में इन 142 सीटों में बीजेपी के हाथ सिर्फ 18 सीटें लगी थी और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो 50 सीटें थीं उनमें हार जीत का अंतर 25,000 से भी कम था। इस बार क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? और ये 142 सीटें मतलब ममता बनर्जी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। क्या बीजेपी इस बार सेंध लगा पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि पहला चरण में जो हुआ था वोट, उसको माना जाता था बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी को सीट बढ़ाने के लिए लड़ाई था। इस बार है बीजेपी के यहाँ पे 18 सीट मिला था, इसलिए स्वाभाविक है कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी को उसको प्रचार करते हुए वो कैसे कितना सीट बढ़ा पाएंगे। एक चीज़ मानना पड़ेगा, इसी जगह पे कम से कम कुछ ऐसे सीट है 150 के ऊपर शायद होगा, 58 सीट 58, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 50% वोट मिला था। ये इसको गढ़ माना जाता है। कलकत्ता का पास जो दक्षिण कलकत्ता का जो सीट है उसमें वोटिंग परसेंटेज मार्जिन बहुत ज़्यादा था, 60-70% भी वोट हुआ था, मार्जिन हुआ था। इसलिए इस जगह पे ये माना जाता है तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। वो किला बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस लड़ रहा है। अगर यहाँ से तृणमूल कांग्रेस पिछले बार जितना मिला वो अगर रक्षा नहीं कर पाएगा तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नंबर कुल मिला के कम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इस जगह पे 13 ऐसे सीट है जहाँ पे मार्जिन 10,000 से कम था। उसमें कम से कम 8 सीट टीएमसी जीते थे, 5 भाजपा जीते थे। ये अगर स्विंग पर बदलाव के तरफ होगा तो ये सीट, अगर ये 8 सीट सीधा बीजेपी के पास जा सकता है अगर रुझान उस तरफ है। लेकिन देखना पड़ेगा कि वोटिंग इस बार, मुझे भी उम्मीद है कि जैसे पहले चरण में वोटिंग हुआ था इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही वोटिंग होगा। लोगों को वोट देने का अधिकार, उसके लिए वो सचेत हुई है, इसलिए वो लाइन में खड़ा हो रहा है। मैंने पहले तो ऐसे नहीं दिखाई देता कि 7 बजे का पहले ही लोग लाइन में कतार में खड़े हैं। ये पहली एक नया चीज़। दूसरी बात यह है कि जो शांतिपूर्ण हो रहा है, मतलब कहीं पे कोई छिटपुट घटना हो सकता है, लेकिन बड़े आम तौर पे चुनाव आयोग ने जो बंदोबस्त किया, इससे लोग, अब मुझे लग रहा है कि जो सोच के आ रहा है उसी सोच के हिसाब से वो वोट कर पाएंगे। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर निश्चित तौर पे 2 मतदाता है। एक है मुस्लिम मतदाता, यहाँ पे इसी एरिया है जहाँ पे उर्दू भाषी मुस्लिम ज़्यादा है। कलकत्ता और आसपास पे 60% जो मुस्लिम है वो उर्दू भाषी है। जो मेटिया बुरुज इस तरह का एरिया में, जो गार्डन रीच इस तरह का एरिया में जो रहते हैं, इसके आसपास भी रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ महिला वोटर, महिला मतदाता, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी खुद लड़ रहा है और ममता बनर्जी के लिए उनका जो लक्ष्मी भंडार है वो जो बढ़ाया है जी, इसका कोई प्रभाव पड़ता कि साथ में सुरक्षा। कुछ मतदाता ने एक भी कमेंट किया है कि सुरक्षा के लिए भी हम देखना जो मतदान कर रहा है। इसी एरिया में आरजीकर हुआ, इसी एरिया का आज जो चुनाव हो रहा है इसमें संदेश खाली भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कानून व्यवस्था भी निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा होगा वोटर्स के जहन में जब आज वो वोट करने के लिए निकलेंगे और अपना वोट डालेंगे। और देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन, साउथ 24 परगना और बीरभूम के एडीएम पर कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने दोनों अफसरों को ड्यूटी से हटाया। चुनाव से जुड़ी हर तरह की जिम्मेदारियों से इन्हें मुक्त कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 2 अफसरों को ड्यूटी से हटाया गया है। चुनाव से जुड़ी सारी जिम्मेदारियों से इन्हें मुक्त कर दिया गया है।
और वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में एक और खास बात देखने को मिल रही है, एनआईए की तैनाती। जी हां, दूसरे चरण के मतदान से पहले एनआईए को डिप्लॉय किया गया है। दूसरे चरण में हिंसा, बमबाजी रोकने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने एनआईए को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, चुनाव ड्यूटी के दौरान एनआईए का ये डिप्लॉयमेंट क्या बता रहा है? और ऐसे वक्त में मैं चाहूंगा महिला वोटर्स पर भी आप एक टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई सुरक्षा के जो तगड़े बंदोबस्त हुए हैं तो महिला वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हुआ है। और 15 सालों से, पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी के साथ ये महिला वोट बैंक जुड़ा रहा। क्या इस बार बीजेपी कोई जादू चला पाएगी? देखिए समीर जी, जादू जैसा तो लोकतंत्र में जनता ही करती है, पार्टी तो नहीं कर पाती है। तो बीजेपी जादू कर पाएगी ऐसा नहीं, लेकिन जनता जादू करेगी क्या? क्योंकि जनता जादू करती है तो पार्टियों को समझ में नहीं आता है, भ्रम भी टूटता है और इसीलिए लोकतंत्र भी हमारा जीवंत रहता है, जीवित रहता है। सबसे बड़ी बात, क्या पश्चिम बंगाल पहले चरण के चुनाव की तरह दूसरे चरण में भी किसी भी तरह की हिंसा, हत्या, किसी भी तरह की जो भी गड़बड़ियां होती हैं उससे मुक्त रहेगा? मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर ये हो पाया तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए, बंगाल के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि बंगाल का मतलब ही है, और बड़ा बुरा लगता है, जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, हिंदू चेतना, मतलब जिसके लिए बंगाल को जाना जाता है, उसके उलट पिछले कुछ वर्षों में सब हुआ है। दूसरा चरण 142 सीटें, बार बार हम लोग कह रहे हैं, हम सब ये बात कह रहे हैं कि टीएमसी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 152 में अगर सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन वहां ठीक ठाक थी। मुर्शिदाबाद का चुनाव था, मालदा का चुनाव था, और अगर इस चरण में देखें तो इसमें भी हैं, लेकिन यहां जो एक तरह से मतदाता समूह के तौर पर देखें तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो मिडिल क्लास है, जो एलीट क्लास है, जिसको हम भद्र लोग भी कहते हैं, अगर उसमें कुछ कर पाए तो शायद चुनाव बदल पाएगा। और यहां चूंकि पिछले जो 2021 का चुनाव था, मात्र उसको 18 सीटें मिली, तो उसके बाद पास इस बार गुंजाइश बहुत है। 152 में 59 थी, तो कितना बढ़ेगी? तो ये 142 नहीं, पिछले बार 152 था ना। हाँ, पिछली बार पहले चरण में 152 में 59 थी, ये 18 थी, तो 142 में 18, यानी उसके पास बढ़ने की गुंजाइश बहुत।